नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम कचहरी के शहीद स्मारक पे खड़े हैं और मुद्दा है भर्तियों में धांधली, भर्तियों में भ्रष्टाचार, भर्तियों में पैसा, भर्तियों में पहुंच। इन सब ने उत्तराखंड के युवाओं की जिंदगी एक तरह से नासूर बना दी है और वो सारे युवा एकजुट होकर एक आवाज में कह रहे हैं कि हमारी नौकरियों के साथ भ्रष्टाचार क्यों हुआ, जिसपे हमारा हक था वो पैसे और पहुंच पर आखिर बिक क्यों गई। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज हम आप युवाओं के सामने करेंगे और यह भी जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से निर्णायक जंग लड़ने की बात करते हैं तो उत्तराखंड में यह निर्णायक जंग भ्रष्टाचार से कब शुरू होगी। मेरे साथ चार बहुत ही खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। गरिमा दसोनी जी, कांग्रेस पार्टी से रवीन जोगड़ान, शांति प्रसाद भट्ट, डॉक्टर आरपी रतूरी और बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने बहुत हद तक मैं कहूंगा ये बीपीडीओ भर्ती घोटाला खोलने में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। और भी मेरे साथ उत्तराखंड के कई युवा साथी मौजूद है, आपका अभिनंदन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस लड़ाई में, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में देवभूमि डायलॉग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। जुगरान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो काबिल व्यक्ति है उसकी नौकरी पैसे और पहुंच में क्यों फीकी पड़ जा रही है? देखिए भट्ट जी, विषय बहुत संजीदा है। इससे ज़्यादा संजीदा उत्तराखंड के लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तराखंड बने 22 वर्ष हो गए और उत्तराखंड के नौजवान के पास अगर रोजगार का साधन आज भी कोई है 22 वर्षों बाद, तो केवल सरकारी नौकरी बचा है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 2 दिन में नहीं हुआ, ये किसी एक सरकार में नहीं हुआ या किसी भी सरकार में नहीं हुआ। 22 वर्षों में ये जो छोटा करप्शन का पौधा हमको हमारे यहाँ बीजारोपण हुआ, ये 22 वर्षों में हुआ है। हम ये नहीं कह सकते अमुक सरकार के कार्यकाल में हुआ, अमुक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ या अमुक चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में हुआ। ये 22 वर्षों में इसकी जड़ें यहाँ तक पहुँची है। स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जैसे ही ये बात निकल के आई बेरोजगारों के द्वारा, बेरोजगार संघों के द्वारा, गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया, एफआईआर मुकदमे करने के आदेश दिए, एसटीएफ इंक्वायरी कर रही है। जो एसटीएफ कर रही है आपके समक्ष है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि विद आयरन हैंड, बड़े हथौड़े के साथ जो है इसकी जड़ें मिटाने के प्रयास, प्रयत्न, कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। और यहां तक कि हमने जब मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी तो मुख्यमंत्री जी से 3 दिन पहले चर्चा हुई। मैंने भी उनको सुझाव दिया, मैंने कहा ये मामला खाली यूके एसएससी तक सीमित नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में भी है, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम कराए वहां का भी है, ये यूबीटीआर ने जो एग्जाम कराए वहां का भी है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम कराए वहां का भी है। और ये 1 वर्ष का नहीं है, 22 वर्ष का है। इसलिए आप विचार करिए, ओपन रखिए ऑप्शन, क्यों ना ये मामले को सीबीआई इंक्वायरी के लिए दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सारे विकल्प खुले हुए हैं, आवश्यकता पड़ेगी, अभी एसटीएफ ठीक काम कर रही है, अगर आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति करेगी। चलिए गरिमा जी, आपको लगता है कि ये लोग कितनी सालों से मेहनत करते हैं, सपना एक ही होता है कि हमें एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं आज? निश्चित रूप से जब हमने पृथक पहाड़ी राज्य की एक परिकल्पना की थी, उस वक्त इसी वजह से ये परिकल्पना की गई थी कि हमारे युवाओं को यहाँ के संसाधनों पर अधिकार मिलेगा, चाहे नौकरी हो चाहे दूसरे संसाधन हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आज के अखबार में भी खुलासा हुआ है कि 2018 की 917 लेक्चरर पद पर भी जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। 2019 में फॉरेस्ट भर्ती गार्ड होता है उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है और 2022 में अगर ये यूके SSS होता है तो उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। जुगरान साहब ने सही कहा कि एक ओवरनाइट चेंज ये नहीं हुआ है, ये एक नेक्सस है, ये एक कॉकस है, ये एक गिरोह है जो लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और मैं तो कहूंगी कि ये गिरोह लगभग 2016-17 से सक्रिय हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के कार्यकाल का कोई मामला आपकी नजर में है प्रमाणों के साथ, तो निश्चित तौर पर आपकी सरकार है, आपको जांच बैठानी चाहिए। लेकिन
फिर आपको जवाब ये भी देना होगा। इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए ओपन हैं। NH-74 की सीबीआई जांच की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, जो मुखिया होते हैं प्रदेश के, और बैकफुट पर चले जाते हैं। तो सीबीआई जांच जब NH-74 की नहीं हुई तो इस भर्ती की कहां से होगी? इसलिए हम, लेकिन आप चाहती हैं कि सीबीआई जांच हो? निश्चित तौर पर। बॉबी भाई, आपको लगता है अभी तक जो एसटीएफ कर रही है वो वाकई उन लोगों तक पहुंच पा रही है जो लोग इसके किंग पिन हैं? आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, एसटीएफ की जो अभी तक की कार्रवाई है वो वाकई संतुष्टि की ओर हमें ले जा रही थी। परंतु अब जिस ओर से अब जो बड़े बड़े नाम जुड़ने लग गए हैं, सफेद पोश नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन तक यदि आंच आती है, उन तक यदि जांच जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि एसटीएफ उन तक हाथ अपने पसार पाएगी। मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एसटीएफ ने अभी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो ऐसे पदाधिकारी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से कोई संबंध नहीं था, उनको क्यों नहीं उठाया गया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे कई है, एक मंडल में नहीं है, एक जिले में नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि एसटीएफ अपना हाथ वहां पर भी डालें, वो चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई हो, उन पे भी एसटीएफ अपना हाथ डालें। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल की डिबेट में हमने सुना था, उन्होंने कहा कि यदि ये मामला दूसरे राज्य से भी जुड़ता है तो हम इस पे सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हैं। तो ये दूसरे राज्य से, यूपी से गिरफ्तारियां हो रही है, यूपी में जो जेई तैनात थे सहारनपुर में, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरे राज्य से लिंकअप तो हो ही गया है। तो आप सीबीआई प्लस ईडी इसलिए कि हाकम सिंह रावत जो पकड़े गए थे उनकी संपत्ति आप देख लीजिए, कल जो मनराल जी पकड़े गए उनकी कितनी संपत्ति है और कहां से आई है। डॉक्टर आरपी रतूरी, आपको लगता है कि साहब जो जुगरान साहब ने कहा, ये पौधा एक दिन का नहीं है, इसको शेल्टर दिया गया, फला फूला गया, और आज ये जब पेड़ बन गया तब हमें पता लग रहा साहब ये तो हमारे राज्यों के युवाओं के भविष्य को ही खा गया। भट्ट साहब, ये बड़ा दुर्भाग्य है, और जिसे हम देवभूमि कहते हैं उस पर एक बहुत बड़ा कलंक भी है। और आदरणीय जुगरान साहब कह रहे हैं, लेकिन कटिंग कौन करता है? जब बड़ा पेड़ हो जाए, मकान से ऊपर जाने लगे, तो जब मेरे घर के सामने बड़ा पेड़ हो रहा हो, अनावश्यक बढ़ रहा हो, तो उसकी जिम्मेदारी कब होती है? अरे आपके कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। आखिर अगर सहकारिता का भ्रष्टाचार सीबीआई के हवाले कर दिया गया होता तो ये एसएससी की ये सामने ना आता। आपके एक घोटाले नहीं है, जो अभी गरिमा जी ने भी कहा, वो खुद भी मान रहे जुगरान साहब, क्योंकि निश्चित तौर पर वो और हम तो राज्य आंदोलनकारी भी हैं। हमने राज्य बनाने का सपना इसलिए नहीं लिया कि कुछ लोग संपत्ति जोड़ लेंगे और हमारे नौजवानों का भविष्य खराब करेंगे। मेरी मांग है कि जो भी ये अभी तक हुआ है इसको निरस्त करना चाहिए और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका व्यू पॉइंट क्या है कि अभी तक जो मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, दो व्यक्ति, अगर हाकम सिंह और मनराल की बात करूं साहब, ये 10 साल में इतने बड़े संपत्ति की इकट्ठा कैसे कर लेते हैं? इनको शेल्टर किसने दिया है? ये भी तो जांच होनी चाहिए साहब। बहुत सही सवाल है। आज जो मैं बात कहूंगा, मुझे लगता है तमाम बेरोजगार भाई इस बात को समझेंगे। 9 नवंबर 2000 को भ्रष्टाचार का जो बीज उत्तराखंड की धरती में बोया गया था राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, ये उसी का परिणाम है कि सत्ताएं बदली, चरित्र नहीं बदला। अब आज ये वट वृक्ष बन चुका है भ्रष्टाचार, और उसकी एक शाखा को आज यूकेएसएससी आप कह सकते हो, उस शाखा में भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और जनता का दबाव था, शायद उस पर कार्रवाई भी हो रही है। दुख की बात यह है 21 पकड़े गए, नेता कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। छोटी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़ी पे नहीं। हमारा ये कहना है कि ये इस राज्य का अभी दुर्भाग्य नहीं हुआ है, जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये तीसरी पीढ़ी है जो आज अपने रोजगार के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रही है। एक पीढ़ी जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बेरोजगार हो गए। दूसरी पीढ़ी इन भ्रष्टाचारियों के कारण बेरोजगार हो गई। हमारा ये कहना है, पटवारी भर्ती घोटाला होता है तो कांग्रेस के मंत्री जेल नहीं जाते, डीएम सस्पेंड हो जाता है। दरोगा भर्ती घोटाला होता है, डीजीपी के ऊपर गाज गिर जाती है, मगर मंत्री और गृह मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती। उसी तरीके से अगर ये शिक्षा की भर्ती का घोटाला हो रहा है और अगर यूकेएसएससी की भर्ती का घोटाला हो रहा है, मंत्री पे कार्रवाई नहीं हो रही है, छोटे छोटे बेचारे तितैयों को, मछलियों को पकड़ के कार्रवाई दिखाकर जिस तरीके की युवा ओजस्वी, तेजस्वी जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरा यह स्पष्ट कहना है, जांच किसी की बैठा दीजिए,
जब तक दो बड़े मगरमच्छ उत्तराखंड की छाती पे बैठे रहेंगे, बड़े चोरों पे कार्रवाई नहीं होगी और ये जितने पकड़े गए ये हाईकोर्ट से एक पैरवी में बरी होते हुए दिखेंगे। ये दुर्भाग्य पिछले 22 वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं मित्र, आप मुझे बताइए क्या जो इस वक्त चल रहा है, आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि हम कुछ जांचों तक सीमित ना रहें, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है साहब, अब धीरे धीरे सब निकल कर आ रहा है। सर गड़बड़ी नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पर महास्कैम हुआ है। मैं देख रहा हूँ प्रवक्ता लोग जो हमारे हैं पार्टियों के, वो आ रहे हैं, अपने बयान दर्ज कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने लिखित में क्या करा? इनके विधायक मुर्दे हैं क्या? विधानसभा में आप लोग नकल विरोधी कानून के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? यानी आपके विधायक विधानसभा में लिखित में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कितने विधायकों ने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है? ड्राफ्ट कितने विधायकों ने कोई ड्राफ्ट बनाया है? युवाओं से बात करिए कि नकल आप फ्यूचर में नकल कैसे रोकेंगे, उसके लिए आपने कितने लोगों ने विधायकों ने ड्राफ्ट बनाया है? किसी विधायक के पास विजन नहीं है। यूके SSS ने तो एक ड्राफ्ट तैयार किया है ना, वो डिस्कशन के लिए आना चाहिए। आयोग ने किया है, विधायक कहां मरे हमारे? हमने तो जनप्रतिनिधियों को चुना है, हमने जनप्रतिनिधियों को वोट दिया है, हमारे घर में आए हैं वोट मांगने, हमारे पैरों में पड़े हैं, तब हमारे पैरों में 3 दिन बाद देखो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे विधायकों को हमने क्या करना है? उखाड़ फेंको ऐसे विधायकों को। और मैं कह रहा हूं बॉबी भाई जैसे युवाओं को हमें जनप्रतिनिधि बनाना होगा। जब तक हम, मैं समझता हूं ये सिर्फ बेरोजगार संघ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक हमारे लोग विधानसभा में नहीं होंगे, लिखित में कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे गूंगे बहरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और नैतिकता जब तक मुख्यमंत्री से लेकर, इसके लिए मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है, अगर जो जिले हैं जहां हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी, बड़े स्तर पर इन 3 जिलों का नाम आया है। SSC की भर्तियों में भी ये हुआ है कि इन जिलों में ब्लैक लिस्टेड किया गया है, यहाँ भर्तियां नहीं हुई है। पहला तरीका यह है कि इन तीनों जिलों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए जहां से सबसे ज्यादा धांधली आ रही है। जो निर्दोष युवा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करें, उनके लिए आसपास अपनी। दूसरा यह है कि जितने जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, हर प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी हो कि वो अपने जिले की जिम्मेदारी ले। अगर किसी जिले में भर्तियों में धांधली होती है तो प्रभारी मंत्री का पद। आपकी एक बात से तो सहमत हूं कि जो जिनको आपने चुन के जनप्रतिनिधि बनाया वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है साहब बोलना। आप पहुंचे कैसे? आपको ये पावर किसने दी है? ये जनता के वोट ने दी है। हर एक विधायक को एजिटेटेड होना चाहिए था। ये इतना बड़ा मामला है क्योंकि जिन युवाओं के साथ ये हो रहा है आप उनकी पूछिए। जुगरान साहब, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हम विधानसभा में क्यों जाते हैं? डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता से जुड़े मामले उठें, हम मजबूत कानून बनाएं, उस कानून को इंप्लीमेंट करें। लेकिन उत्तराखंड में आपने देखा होगा साल में केवल 12, 13, 14 दिन विधानसभा चलती है साहब। तो कहां से इन युवाओं के भविष्य पर चर्चा होगी? और जो विधानसभा युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं करती, विधानसभा का फिर मतलब क्या है? वाजिब सवाल किया हमारे नौजवान साथी से। ये इनका सवाल नहीं, मेरा भी सवाल है। एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टिविस्ट, एज एन उत्तराखंड आंदोलनकारी, मेरा भी यही मानना है कि उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे जो माननीय विधायक किसी भी दल के आते हैं, क्या वो इन इश्यूज पर अपना उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी सक्रियता, उनका प्रोएक्टिव होना बहुत अच्छा होता। अगर वो ऐसे होते तो हमारे नौजवानों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। ये मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी दलों के लोगों के लिए कह रहा हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि विधायिका का काम विधायी कार्य करना है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है, ये उत्तराखंड का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सराउंडिंग, दक्षिण भारत, उत्तर भारत की जो लेजिस्लेचर है वो अपना मूल काम भूल कर, मूल काम करने के बजाय सारे बाकी काम सारे कर रहा है। लेकिन विधायी कार्य में बहुत कम लोगों की भागीदारी, उनकी अटेंशन, उनके सुझाव, उनकी टीका टिप्पणी बहुत कम देखी जा रही है। इसी का यह असर है कि चीजें विधायिका के हाथ से बाहर निकली जाती हैं। अधिकारी ड्राफ्ट बना के लाते हैं, बहुत कम लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो इसका अभाव है। एक चीज और मैं बहुत स्पष्ट उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के नौजवानों के समक्ष अपनी ओर से और पार्टी की ओर से रखना चाहूंगा। 100% बड़े मगरमच्छ जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, मास्टरमाइंड जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, हाकम सिंह और मनराल प्यादे हैं, वो केवल स्पून है, चम्मच हैं। जब तक जो है बड़े प्यादे नहीं पकड़े जाएंगे, यानी जड़ के नीचे
जड़ की एक पूरी की पूरी एक ताना बाना होता है। जड़ जो है कई रेशों से जुड़ी हुई होती है। वो रेशे साफ करके, वो मिट्टी, उतनी मिट्टी एरिया की साफ करके, जब तक उसका एक एक रेशा साफ नहीं होगा, ताना बाना जड़ का नहीं टूटेगा, तो साल भर बाद अगर हम टहनी काटेंगे, फोंगे काटेंगे, जड़ नहीं काट के ऊपर से काट देंगे, फिर पनप जाएंगे। खाद पानी और धूप से ये चोर फिर पनप जाएंगे। इसलिए जड़ मौका है, 22 साल बाद ही सही, अगर आज भी आंख खुल जाए पूरे उत्तराखंड की, पहले तो जनता की खुलनी चाहिए, नौजवान की थोड़ा खुलने लगी है, लेकिन अब खुलने लगी है। 2016 में भी खुली थी, मैं मानता हूं खुली थी, लेकिन अब उत्तराखंड के नौजवान को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल नौजवानों को एकत्रित होकर यूनाइट रहना चाहिए, एफर्ट करते हुए दिखना चाहिए। सरकार, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, सरकार की जो एसटीएफ चल रही है उसमें कुछ उम्मीद बंधी है, लेकिन अगर इस एसटीएफ से, मैं सार्वजनिक रूप से बात कहना चाहूंगा, हाकम सिंह के रिजॉर्ट में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी सांकरी में घूमने के लिए जाते हैं, वहां रुकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे आया, इसका कोई खंडन अभी तक नहीं आया। तो खंडन ना आने की वजह से मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, क्या प्रदेश के पुलिस प्रमुख को इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, एलआईयू का इनपुट नहीं है, इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं है, उसके एसएसपी का इनपुट नहीं है, उसके थानेदार का इनपुट नहीं है? अगर प्रदेश का पुलिस का मुखिया डीजीपी अगर एक ऐसे व्यक्ति के यहां जाके रुक रहा है, तो फिर अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं इस स्टेट के अंदर 22 सालों से? यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एसटीएफ की हैसियत नहीं कि वो अपने डीजीपी से या बड़े नौकरशाहों से क्वेश्चन भी कर सके, वो तो सैल्यूट करेंगे, जय हिंद साहब, क्या कर सकते हैं? इसलिए ये सारे प्रश्न इसलिए आ रहे हैं, जनता की बात। और चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ओपन थे इस बात के लिए, उन्होंने कहा निश्चित रूप में पुनर्विचार करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल संस्तुति करेंगे इन सारे घोटालों की सीबीआई इंक्वायरी के लिए, और 10 वर्ष के पीछे की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मेहनत से, परिश्रम से, अध्ययन से पढ़कर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, 100 निर्दोष छूट जाएं, 100 गुनहगार छूट जाएं। न्याय व्यवस्था भारत की यह कहती है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के समय से, कि 100 गुनहगार छूट जाएं, एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो युवक 10 साल से मेहनत कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, और वो उसका चयन हो गया, अगर उस पर कोई एलिगेशन नहीं है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से यह भी मांग करेंगे कि ऐसे सब स्टूडेंट्स को आगे क्वालिफाई करें, उनकी ज्वाइनिंग दे, सशर्त शपथ पत्र लगाए कि इंक्वायरी चल रही है, और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो सीधे टर्मिनेशन किया जाएगा। ठीक है गरिमा जी, एक और बात, संदेह क्यों उठता है? आज तक आपने देखा होगा, बीजेपी ने कहा तुम्हारे इतने घोटाले, कांग्रेस ने कहा तुम्हारे इतने घोटाले, ना उन घोटालों का पता है ना उन घोटाले करने वालों का पता है। तो लोगों को लगता है कि ये जांच भी क्या अपने कंक्लूजन तक पहुंचेगी, या ये भी सिर्फ दिखाने भर की रह जाएगी? देखिए, बहुत दुखद पहलू यह है कि उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने वाले उत्तराखंडी ही हैं। जो अभी भाई ने विधायकों के लिए कहा, बिल्कुल वाजिब बात है कि दिल के फफोले जल गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस उत्तराखंड के विधायक जो आज चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, 70 छोटा राज्य इसलिए बनाया जाता है कि प्रशासनिक तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसको हैंडल करना, उसको गवर्न करना, सुशासन लगाना आसान हो। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा देखने को मिला है कि 22 सालों में हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। अब यहाँ जो देखने को मिल रहा है, यूके SSS भर्ती के बाद एक ब्लेम गेम चल रहा है। पता नहीं युवा ये नाजुक मोड़ पर है, कम उम्र है, इनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे इस राजनीति को, गंदी राजनीति को या षड्यंत्रकारी राजनीति को समझने में हमें समय नहीं लग रहा है। अब क्योंकि यूके SSS भर्ती घोटाला पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल के दौरान खुलासा हुआ है, तो गाज मुझ पर ना गिरे इसलिए 2018 के घोटाले सामने लाए जा रहे हैं। आज के आप अखबार लाइए तो घोटाले सामने आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, तारीफे काबिल है, लेकिन पहले क्यों नहीं आए? इसलिए क्योंकि मेरी कमीज ज्यादा साफ है, उसकी ज्यादा बेदाग है। त्रिवेंद्र को घेरो, मुझे मत घेरो, ये वाला खेल चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, जिसमें पिस युवा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जितने भर्ती घोटाले अभी तक लाइमलाइट में आए हैं, सबकी निष्पक्ष और पारदर्शिता। गरिमा जी कह रही कि ये आपस में लड़ाई तो नहीं चल रही है जुगरान साहब? देखिए, गरिमा जी बहुत डिप्लोमेटिक हैं, बहुत ही बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, लेकिन मैं आदरणीय गरिमा जी यानी कांग्रेस जो ये बोल रही है, इस बात को सिरे से नकारता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं, यूकेएसएससी की स्थापना के बाद से पब्लिक सर्विस कमीशन को सबसे पहले कोर्ट में मैं ही लेके गया था 2004 पे। 10 साल मैंने डिफेमेशन झेला है, रोशनाबाद हरिद्वार कोर्ट से जमानत कराई है। कम से कम आज से 10 वर्ष पहले के सारे मामले, चाहे वो हमारी सरकारें रही हो या किसी, क्योंकि ये एक दिन में पौधा नहीं पनपा है, यूं 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 ये एक जो है वट वृक्ष बदला है, ऐसा नहीं है। प्लीज, हाँ, आई वांट टू आस्क जुगरान जी कि क्या कारण है कि ये जो घपले घोटाले 2018, 19, 17 वाले हैं, ये अब खुलासे हो रहे हैं। अभी तक कहाँ सोए थे? अभी तक सारे विभाग कहाँ सोए थे? ये घोटाले कहाँ तक? जुगरान साहब, और उसमें भी इस व्यक्ति का बड़ा हाथ है जो इस, इट इज वेरी क्लियर कि घपले आज अगर संज्ञान में आ रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, संज्ञान में आ तो गए। कम से कम उत्तराखंड के अंदर 22 वर्षों से क्या चल रहा है, और अभी तो इतने बड़ा घपला उत्तराखंड में है जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं ताज्जुब मानता हूं कि उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का मीडिया, उत्तराखंड की लेजिस्लेचर, उत्तराखंड की पॉलिटिकल पार्टीज उस घपले की बात क्यों नहीं कर रही हैं जो सबसे बड़ा घपला सबको फटी आंखों से दिखता है। क्यों मौन है लोग? क्या है वो बता दीजिए ना। लेट मी टेक टाइम ना। क्या अगर 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 हमारे अगर आपको नहीं लगता यहाँ पर खुलासा हो जाना चाहिए आप युवाओं के साथ में? अगर 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 हमारे नौजवानों को, नौजवान तैयार है उसकी तरफ। एक मिनट देखिए, जुगरान साहब के पास कुछ बॉम्ब है। गणेश जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बच्चे तड़प रहे मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट के लिए, क्या जुगरान जी यहाँ आश्वासन देते हैं कि मुख्यमंत्री जी से वो मुलाकात करवाएंगे? देखिए एक मिनट इस पर मैं आता हूं, लेकिन नौजवानों से रिलेटेड ही बॉम्ब है, नौजवानों की नियुक्ति से संबंधी बॉम्ब है, और मैं उस बॉम्ब के खिलाफ उत्तराखंड बनने के बाद से अकेले मुझे एक नौजवान का समर्थन इस उत्तराखंड में नहीं मिला। ये सब समर्थन करने को तैयार हैं। ये तो नौजवान आज खड़े हुए हैं वीडियो प्रकरण के बाद, लेकिन ये उस समय नहीं रहे होंगे, उस समय हाई स्कूल में रहे होंगे, 8वीं में रहे होंगे, उसकी चर्चा करेंगे, वो बम फोड़ेंगे, लेकिन मैं नौजवानों से अब उस बॉम्ब का इंतजार सबको होगा, ये याद रखिएगा जुगरान साहब। होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पार्टी के लोगों की नींद उड़ जाएगी कि किसके ऊपर बम गिर रहा है? नहीं, मेरी पार्टी के नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग जो हैं, उसमें पूरा समाज है, राजनीतिक दल हैं, उत्तराखंड का नौजवान है, और उत्तराखंड का विदाउट एजेंडे का वो तमाम, उसमें मीडिया भी है, तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड हैं, उपकृत हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं 22 वर्षों की कहानी वो हम लोग करेंगे, लेकिन अगर हमारे युवा, हमारे नौजवान साथी चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली जरूर 100% उनकी उपलब्धता के हिसाब से आप लोगों का एक डेलीगेशन निश्चित रूप से नहीं। बॉबी जी, क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी भेंट नहीं हुई? हुई, बड़े मुश्किल से एक बार ऐसे, मतलब कितने बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं मिलता आसानी से। ये इतना कठिन हो गया है कि ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे पर हमारे नेता नहीं मिलेंगे। ये सही बात है, ईश्वर नहीं मिल रहे हैं, मुझे ईश्वर। हाँ, एक बार बताइए मित्र। जुगरान जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, और जुगरान जी ने पहले भी बेरोजगारों के पक्ष में बोला है, पर सिर्फ बोला है, किया कुछ नहीं है सरकार ने। आज भी ये बोलते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज तक अगर इन्होंने कोई लिखित में कार्यवाही हुई है? सर, विधानसभा में जो पीछे से भर्तियां हुई है उनका क्या? आप कहते हो वीडियो वीपीडीओ, सिर्फ वीडियो और वीपीडीओ रह गया है क्या? जो कहीं सहायक में जो ये निकल रहे हैं, इन्होंने पेपर लीक किया था, उसकी जांच क्यों नहीं? अगर ये बात हो रही है, जो अधिकारियों क्रम के जो बच्चे हुए हैं ये वन दरोगा में, एक ही परिवार के 2-2, 3-3 बच्चे हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या? आज वीडियो चलो ठीक है, मानते हैं वो एक मुद्दा है, उसकी जांच चल रही है, और वो कह रहे हैं कि वो जुगरान जी ने एक बात बोली है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी, अरे आवश्यकता है, सीबीआई जांच की आवश्यकता है। आप कह रहे हो आवश्यकता पड़ेगी, अरे भैया कब पड़ेगी? जब ये मामला शांत हो जाएगा तब पड़ेगी। ठीक है मित्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा मामला है, सभी सरकारें जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन आज इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, छात्र, वो भी आज का युवा, ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला इतना बड़ा अभी यहाँ पर उठा है, लेकिन मुझे कोई यहाँ पर कोई बड़ा मंत्री नहीं दिख रहा है, ना किसी की तरफ से कोई आश्वासन दिया जा रहा है युवाओं को। पहला कि ये जो इतनी भर्ती हुई है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें इतने सारे भ्रष्टाचारी लिप्त हैं, लेकिन इसको रद्द करने की मांग नहीं हो रही है, अभी तक किसी ने भी बात नहीं करी है। दूसरा कि इतना बड़ा मामला उजागर हो रहा है
हर राज्य से कनेक्शन मिल रहे हैं, 2-3 राज्यों से। अभी आगे और मामला इस टीपीएफ जांच करेगी तो आएगा, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच की मांग बड़े स्तर पर कोई नहीं कर रहा है। कोई मंत्री सामने नहीं निकल के आ रहा है कि सीबीआई की जांच की मांग। तीसरा कि इतने सारे भ्रष्टाचारी, इतनी सारी संपत्तियां इनके सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला है। जिस प्रकार बुलडोजर चलवाना बिल्कुल, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि जो इनके माता पिता है जिन्होंने ये पैसा दिया है 15-15 लाख रुपए, जो ये छात्र हैं, जो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आप ये नहीं सोचते कि ये आगे जाएंगे, उस पद पे बैठेंगे तो आगे भी भ्रष्टाचार? ये बड़ा मुद्दा है। भटजी कहाँ गए? भटजी, ये बड़ा मुद्दा नहीं है भाई। जो पैसे दे के आ रहा है वो पूरा टाइम, पूरा ध्यान अपना पैसे कमाने में लगाएगा और पूरा सिस्टम तबाह कर देगा। साहब रमेश जी, आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। उत्तराखंड के भाग्य का फैसला सचिवालय में होता है और सचिवालय में आपत्तिजनक संपत्ति मिल जाती है, कोई मंत्री नहीं फंसता, कोई अधिकारी नहीं फंसता। आप और हम, जनता बोल रही है इस हाकम का हाकिम कौन? उसका मुझे मंगलौर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, किसकी चिट्ठी से बचा? हाकिम वही तो है। और कौन है सब जानते हैं, सरकार का बड़ा मुखिया है। उसके बावजूद अब ये जनता के बीच में आप और हम खूब चिल्ला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई भ्रष्टाचार का यहाँ कोई कानून ही नहीं है, कौन पकड़ेगा? देश में तो कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इस देश में लागू है साहब, ऐसा थोड़ा है। 22 साल आपने, वो यहाँ लागू नहीं हुआ तो आप देखिए। इस राज्य को 22 साल होते हुए आपने भी देखा, इस जवानी को, जवानी से पहले बूढ़े होते हुए भी आपने देखा, तमाम भर्तियों पे घोटाले आपने देखा, मगर मूंगफली बेचने वाला विधायक कब करोड़पति बन गया, उसकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही। अगर आपने जैसी सरकार के खिलाफ किया, आपके पीछे सारे पड़ जा रहे। मैं एक राज्य आंदोलन से निकला हुआ आदमी हूं, मेरी जांच हो रही है, भाई मेरे पे क्या मिलेगा? जब मिल कुछ नहीं रहा तो शर्म आ रही उनको। मैं ये कह रहा हूं कि जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नौटंकी के तहत ये कहता है कि सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो, सबसे ज्यादा ना देने वाले भाजपा के भ्रष्ट बेईमान नेता हैं, तो भाई मुझे शक क्यों हो रहा है? पटवारी भर्ती पे भी बच रहे नेता। सचिवालय की जांच करा लो, 6 बजे तक आदमी नहीं मिलते और 6 बजे के बाद ये घर नहीं जाते, समझ में नहीं आता। ये अपनी बीवियों से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है कि ये टॉयलेट को आपत्तिजनक चीजों से भरने के लिए परेशान है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरे को तो आज तक नहीं दिखी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, कि राजनीति में नौटंकी बहुत ईमानदारी से की जा सकती है, क्योंकि वो नौटंकी है। अमिताभ बच्चन भी कर रहा, यहां भी कर रहे, मगर उत्तराखंड के लिए सर कटाने वाली जगह पर आप खड़े हो। यहां 42 माताओं के बच्चों के जो है फोटोएं लगी हैं। हमने ये राज्य लड़के लिया है। और अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो जवान पीढ़ी है ना, ये भी कोई ईमानदार नहीं है। हमने इनके मुंह से भी सुना है कि आप लोग तो सीन में नहीं हो। भाई जी जरा समझा करो, बड़े नेता के पैर पकड़ लूंगा मैं भी, शहर जुगाड़ हो जाएगा। अगर ये मानसिकता उत्तराखंड के अंदर नहीं होती तो इस राज्य को आज हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देखते। बूढ़ा इस पर परेशान, जवान भविष्य के लिए परेशान, और हम उत्तराखंड को बचाने के लिए परेशान। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर ये राज्य को बचाएगा कौन? हमारे भाजपा के मित्र भी सही, कांग्रेस के मित्र भी सही। ओके, लास्ट कमेंट। ठीक है भट्ट जी, मैंने आपका कमेंट लिया। मैं आपकी बात, एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इनका कहना सही है। इनका कहना ये है कि आप भी देख रहे होंगे, युवा बोल रहा है, हमारे मिनिस्टर्स जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उनके विभागों की जिम्मेदारी है, कोई आके ये नहीं बोल रहा कि मुख्यमंत्री जी इस पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, किसी को छोड़ना नहीं है। हम अपने युवाओं के 15 रुपए की बोरी लेके भाजपा के नेता गाड़ी भी दूसरी पकड़ के ऐसे भाग रहे, डर के मारे कि कहीं कोई मुझसे पूछना ले तुम क्यों चुप हो। ये तो बोरी में छुपे हुए, गाड़ी घर से बाहर नहीं निकल रहे। बता दो मुझे कोई नेता अगर यहाँ पर आकर बोल रहा हो कि नहीं इन बच्चों को हम न्याय दिलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, 22 साल में मैं भी बुढ़िया गया, और मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, माँ बाप की पेंशन होगी तो रोटी खा लेना, नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले जाओ। इस राज्य के अंदर 48 लाख लोग रह गए हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत को इन नेताओं ने बर्बाद कर दिया, और आप यहाँ पर आकर उम्मीद लगा रहे हो। जब तक उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन की तर्ज पर हर वर्ग सड़कों पर नहीं उतरेगा, तालियां बजा। एक कमेंट जो एक मिनट, मैं आ रहा हूं। एक विश्वास, जुगरान साहब और रतूरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, बॉबी भाई, एक विश्वास तो यहां पर जगाना होगा कि साहब
हमारे राजनेता या हमारा सिस्टम करप्शन से लड़ना चाहता है। ये सिंबोलिज्म का जमाना बहुत चला गया, हम सिंबोलिज्म में जी रहे हैं। हाँ जी साहब, बिल्कुल लड़ना चाहिए। और पता लगा वो सबसे बड़े करप्ट हैं। जो आज भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहा है, पता लगा वो सबसे ज्यादा करप्शन के आकंठ में डूबा हुआ है। जी जी, देखिए आपकी बात सही है। और ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, युवा, मैं अपने को बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता, स्पोक्स पर्सन मानूंगा। पहले मैं ये अभ्यर्थी हूं, मैं अपने को यह समझ के लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं एक अभ्यर्थी हूं। ठीक हो गया। अब मिनिस्टर्स की बात आई है। देखिए वो ऑफिशियल वर्जन गवर्नमेंट देगी। मैंने आपको बीजेपी का पक्ष बताया कि बीजेपी के प्रवक्ता और वर्कर की हैसियत से मैं चीफ मिनिस्टर से 7-8 मिनट मेरी बातचीत हुई, गंभीर पहलू पे बात हुई। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा पूरे स्टेट की डिमांड है, आप पुनर्विचार करिए, रिकॉल करिए, वो रिकलेक्ट करिए और सारे विकल्प खुले रखिए। उन्होंने भी मुझको आश्वस्त किया खुले हृदय से, सर, खुले मन से। लोकल नेताओं को उत्तरकाशी के पता था कि हाकिम गड़बड़ आदमी है और गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तब क्यों नहीं उसे पार्टी से निकाला गया? मैं तो इस बात को सोच के हैरान हूं। जब आपको आपके जैसे आपने कहा कि डीजीपी को लोकल एलआईयू ने उसके एसएसपी ने, उसके थाने ने किए, वहां के लोकल लीडर्स के बाद हाकिम के बारे में सब जानते थे। सहमत हूं। देखिए मनराल के बारे में सारे लोग जानते थे। देखिए क्या है, ये देवभूमि, ये स्टेट जो है, हमने 22 साल में कौन सी पॉलिटिकल संस्कृति यहां दी है? कौन सी दी है? क्या हम उत्तर प्रदेश के जमाने से बेटर ही पॉलिटिकल संस्कृति दी है, या हम उत्तर प्रदेश बिहार में जब एक जमाने में बहुत क्या क्या नहीं हुआ, हमने उस संस्कृति को अडॉप्ट किया? स्टेट की संस्कृति का रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज में दिखेगा। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि पॉलिटिकल यूनिट्स भी पुलिस की यूनिट्स की तरह बिहेव करी। बेटर होता कि स्थानीय जो लोग हैं वो लोग भी सर, अपडेट कर आप देते। बीजेपी को लेकर सवाल ये उठ रहा, आप एक एक्साइज पॉलिसी पे सीबीआई भेज दे रहे हो सुबह से शाम तक, और यहां इतनी बड़ी भर्ती घोटाला हो गया युवाओं के साथ, वहां कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना, यही तो पूछ रहे हैं लोग। ये सब लोग दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में आप देखिए सीबीआई रेड करे, करप्शन किया, उनको जेल में डाले, लेकिन साहब यहां तो उससे भी बड़ा घोटाला हुआ है, भविष्य से घोटाला हुआ है। आपका सवाल भी वाजिब है, आपकी युवाओं की आवाज भी वाजिब है, और इनकी आवाज और आपकी आवाज में मेरी आवाज और मेरी पार्टी की आवाज मिलके यहां ये परिस्थितियां बन गई हैं कि गवर्नमेंट पुनर्विचार करेगी, ऑप्शंस खुले हैं, और संस्तुति करने का वक्त भी आएगा तो संस्तुति करेगी। इस पे फीडबैक ले रही है। एक बॉबी भाई, एक बात हो रही है, अगर सीबीआई जांच की बात करें तो ये एक आकलन आ रहा है कि साहब बाकियों की भर्तियों का क्या होगा, वो लटक जाएंगी, तो जो आगे की भर्तियां उन युवाओं का क्या होगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 6 भर्तियां तो ऑन ग्राउंड जांच पे हैं। अब वो भर्तियां ये है कि बीडीओ, बीपीडीओ, वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक जो कोर्ट वाली भर्ती है, और उसके उपरांत सचिवालय रक्षक। ये 6 भर्तियां ऑन द ग्राउंड अभी जांच पे हैं, और ये एसटीएफ के पास है और बीपीडीओ 16 विजिलेंस के पास है। अब आप देखिए, अगर सीबीआई भी इंक्वायरी करती है तो जांच का कोई समय सीमित और नहीं है, तय नहीं है। जांच में 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो मैं एक विशेष बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु, उस और ध्यान आकर्षित सबका करना चाहूंगा कि ये छलावा उत्तराखंड के युवाओं के साथ क्यों हो रहा है? क्या वो 2 साल वेट करेंगे, 4 साल वेट करेंगे जांच का? आप जांच कंटिन्यू रखिए और अच्छी उच्च स्तरीय जांच करिए। मीनवाइल एग्जामिनेशन कराते रहिए, एग्जामिनेशन करवाते रहिए। और कई लोग भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आयोग भंग करना समाधान नहीं है। अरे भंग क्या, हम वहाँ की मशीनरी भंग थोड़ी कर रहे हैं, वहाँ की बिल्डिंग को ध्वस्त थोड़ी कर रहे हैं। हम उनके अंदर बैठे करप्ट लोगों को भंग करने की बात कर रहे हैं, उनको वहाँ से उखाड़ फेंकने की। नहीं, मैं बात पूरी करने दीजिए। हम उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। अब बात चल रही है, सोशल मीडिया पे चला रहे कि वहाँ पे कोई रावत जी, थपलियाल जी, उनको अध्यक्ष बनाने की बात करें। अरे जिस आयोग के अंदर सभी को पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या उनको अध्यक्ष बनने का हक है? नहीं। वहां पर हमें किसी ईमानदार व्यक्ति को अध्यक्ष और सचिव के पद पर देखना है। वहां पर निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहा है, वहां पर हमें ईमानदार व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी। और मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जुगरान जी ने कहा कि किसी का अहित ना हो। अब मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अहित होने के ना चक्कर में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो राज्य से बाहर रखी गई थी कि राज्य में तो कोई अगर प्रिंटिंग प्रेस रखेंगे तो वहाँ कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार होगा जो जिनका बच्चा पेपर दे रहा होगा, इसलिए बाहर रखी थी। परंतु इन्होंने उस किले को भी भेज दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि अब आपने वो किला तो भेज दिया,
परंतु जो ये युवा है, और अगर सेग्रीगेशन की आप बात कर रहे हो तो कैसे होगा? जुगरान जी कह के गए सेग्रीगेशन कैसे होगा? हम ये आरोप लगाते हैं, क्या पता कोई एसटीएफ का ही बंदा, मतलब अपने परिवार का हो, रिश्तेदार हो, जो सेग्रीगेशन में जिसे क्लीन चिट मिल जाए, या किसी विधायक का, मंत्री या मुख्यमंत्री का आदमी हो जिसे सेग्रीगेशन में क्लीन चिट मिल जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, मैं कह देना चाहता हूं कि प्रणालीगत जो भी ऐसी धोखाधड़ी होती है उसमें पेपर को निरस्त कर पुनर्परीक्षा करवाना ही एक न्यायोचित समाधान है। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे एक बार, गरिमा जी मैं रतूरी जी से उसके बाद बाहर आऊं। रतूरी जी, अब जो यहाँ पर एक कंसेंसस में देख रहा हूँ, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि साहब ठीक है, एसटीएफ बहुत अच्छा जांच कर रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, बट क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जरूरत है। आपका क्या कहना है? देखिए भट्ट साहब, एसटीएफ तब तक बिल्कुल निष्पक्ष नहीं कर सकती है जब डीजीपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट में आराम करता हो, तो एसटीएफ कैसे कर सकती है? एसटीएफ किसके अधीनस्थ है? निश्चित तौर पर ये हमारे हाई कोर्ट नैनीताल के सिटिंग जज से इसकी जांच हो, तब इसमें निष्पक्ष हो सकता है, क्योंकि ये नूरा कुश्ती चल रही है। भ्रष्टाचार में तालमेल है, अगर तालमेल न होता तो अब तक मैं कहा कि धन सिंह साहब भी अंदर होते, लेकिन क्योंकि जो अभी आपने एक प्रश्न उठाया कि तेरी रेवड़ी मीठी और मेरी रेवड़ी मीठी और तेरी खट्टी, ये भाजपा का चरित्र खराब हो रहा है कि सीबीआई एकदम दिल्ली में तो जाती है, लेकिन उत्तराखंड में धन सिंह के यहाँ जब 1 महीने पहले, साल भर पहले सहकारिता का भ्रष्टाचार निकलता है, तो उस पर क्यों नहीं सीबीआई की जांच होती है? क्यों नहीं उनके यहाँ ईडी की जांच होती है? ये सब नूरा कुश्ती है, हाँ, जिनके साथ ठीक है गरिमा जी, मैं आ रहा हूँ, खिलवाड़ है। ओके, देखिए सीधी सी बात है भट्ट जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो चल रहा है वो बड़ा खेल चल रहा है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी आज एसटीएफ की जांच के आदेश देने पड़े, वो उसके बाद देने पड़े जब एस राजू जी ने इस्तीफा दे दिया, जब बॉबी पवार जैसे युवा सामने आए और इन्होंने खुलासे किए, वो यू टर्न ले नहीं पाए, वो बैकफुट पर जा नहीं पाए, इसलिए मजबूरन उनको ये जाँच करानी पड़ी। लेकिन जाँच में जैसे कि इसने कहा अभी बॉबी ने कि वो किला भेज दिया, ये आपके और मेरे बस की बात नहीं है कि वहाँ जो पेपर छप रहे थे उनकी वीडियो को डिलीट करा देना, ना वो मेरी कुब्बत है ना इसकी कुब्बत है। कोई ना कोई सरकारी महकमे में ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके तार जुड़े हुए हैं और जो पूरी क्लिपिंग को गायब कर रहा है। मेरा व्हाट्सएप पूरा भरा हुआ है आप जैसे अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन से, जिसमें वो खून के आंसू रो रहे हैं। और मुझे सिर्फ आपसे एक निवेदन करना है कि सिर्फ अपना घर जिस वक्त जल रहा है उस वक्त सड़कों पर मत उतरिए, जिस वक्त दूसरे के साथ भी कुछ अन्याय हो रहा है उस वक्त भी आपको ऐसे ही मुट्ठी बनना है। यहाँ लगातार इस तरह की, चाहे किसी की भी सरकार हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें पहले उत्तराखंड को बचाना है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक माँ के जब 2 बच्चे झगड़ते हैं माँ को बुरा लगता है, वैसे ही जब आपके बीच में भी हम 2 गुट देख रहे हैं, एक चयनित छात्रों का है, एक जिनका चयन नहीं हुआ है, तो दुख हो रहा है। आप लोग आपस में बैठक करके, आपस में समन्वय स्थापित करके एक मुट्ठी क्यों नहीं बनते? एक मुट्ठी। और दूसरी बात रमेश जी, आप कॉल करिए मंत्री आपकी डिबेट में, क्योंकि जवाबदेह गरिमा दसौनी नहीं है, मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, जवाबदेही बनती है विधायक की, मंत्री की। वो क्यों नहीं डिबेट चैनल्स में आ रहे? वो बताएं ना कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। और आप कॉल करिए, मेरा आपसे भी निवेदन है भट्ट जी, जो मंत्री कॉल नहीं उठा रहा है या डिबेट में आने के लिए मना कर रहा है, उसका नाम का खुलासा करिए। इन युवाओं को पता चलना चाहिए कि उनकी पीठ पे छुरा भोंकने वाले जनप्रतिनिधि कौन कौन है। मैं तो चीफ मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू करना चाहता हूं 1 to 1, ताकि मैं पूछ सकूं कि साहब वो क्या सोच रहे हैं, बट वो आए तो सही। मैंने सबको संदेश भेजा, अगर आप चाहे मैं अपने मैसेज दिखा सकता हूं आपको, कोई रिप्लाई नहीं करता। सवाल ये, आप मुझे बताइए कि आप भी मानते हैं कि साहब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसका एक मात्र मकसद है, या आपको लगता है अभी चलने दीजिए? देखिए सर, ऐसा है कि इसमें जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसके कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो इसमें संलिप्त हैं, तो बचाने का प्रयास करेगी जरूर, डेफिनेटली। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और डेफिनेटली हो। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट बाहर खड़े हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही पॉलिटिकल पार्टी कुछ हैं जो उनको मिसगाइड कर रही हैं, दे आर एब्सोल्युटली मिसगाइडिंग देयर। ये सबसे बड़ा नहीं, वो वहाँ खड़े हैं, अगर उनके अंदर, मैंने उनको भी आमंत्रित किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मेरे लिए सारे उत्तराखंडी बराबर है साहब। सर, अगर व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के
वो आ जाएं यहाँ पे, हमारा कॉपरेशन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बाहर खड़े हैं? बहुत गलत बात है। और आप जो है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर जो है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें, एक नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, कौन सा पैरामीटर है आपके पास इस भर्ती को लेकर कि आप जो है उनको न्याय दिलाओगे? अगर वास्तविक तौर पे उनको न्याय दिलाना है तो भर्ती रद्द करिए और उनको मुआवजा दीजिए, ये है वास्तविक न्याय। ठीक है, न्याय ये नहीं है सर। हाँ, एक लास्ट पॉइंट सर, मैं ये कह रहा हूँ, 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ लास्ट, कि सरकार ने मेडल तो बांट दिया STPF वालों को, लेकिन अभी CBI तक जांच क्यों नहीं दी गई? जब इतना बड़ा मामला हो गया, मेडल बांट रहे हैं, अभी तक तो आया ही नहीं है मामला, मगरमच्छ तो पकड़ा ही नहीं गया। और दूसरी बात, जो ये गुटबाजी कर दी जा रही है यहाँ मेहनती और अमेहनती छात्रों की, क्या जिन्होंने पेपर दिया है जो सिलेक्ट नहीं हो, क्या मेहनती नहीं है? एक चीज और लगेगी, आप तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ कोई मेरा ही मकान थोड़ी है, सभी इसके बनेंगे। एक लास्ट भज्जी में आप सब लोगों से एक ये जरूर कहना चाहता हूं, अभी तक उत्तराखंड में जितने भी घपले घोटाले हुए हैं उसमें किसी को सजा नहीं मिली। गरिमा जी ने एक बात कही कि NH-74 की जांच इसलिए CBI से नहीं हुई क्योंकि तब के मिनिस्टर ने कहा मैं रोडें बनाने बंद कर दूंगा। तो क्या करता आदमी? तो सवाल इस बात का है कि ये आप लोगों का दबाव है जो किसी भी सत्ता को मजबूर करेगा कि जैसा आप लोग चाहेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। आप लोगों को बताना होगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। जब आप वोट दे सकते हैं तो आप अपना मैंडेट भी सुनाइए ना कि आप क्या चाहते हैं करके। भट्ट जी, मैं गलत कह रहा हूं? और एक बात मैं आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो गरिमा जी ने भी कहा, मैं बंटना नहीं है। ये उत्तराखंड सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड है, उसके बाद बाकी लोग इंपॉर्टेंट है। अगर ये राज्य बचेगा, इसकी खूबसूरती बचेगी, इसकी संस्कृति बचेगी, यहाँ का कल्चर बचेगा, तभी तो हम बचेंगे। जब यही नहीं बचेगा फिर नहीं बचेंगे। इसलिए हमें एकजुट रहना है। लेट गवर्नमेंट डिसाइड, गवर्नमेंट को क्या डिसाइड करना है। उनको लगता है कि वो इनके साथ जस्टिस कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन डिवीजन का फायदा गवर्नमेंट उठा रही है। और क्या, आपके बीच में डिवीजन है। ठीक है, एक मास्क उतार लो भाई। हाँ, उतार लो, पूरा उतार लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभी तुम्हें तो नौकरी पानी है, तुम अभी से क्यों डर रहे हो? बताओ। ये बोल रहा हूँ कि मेरी 3rd शिफ्ट थी वीडियो में, और मेरी थी 68 मार्क्स। और कुछ भाई लोग बाहर पे मेहनती लोग, उनमें जो 5 की 1st शिफ्ट वाले थे, उनकी भी सेम मार्क्स है 68 मार्क्स। EWS कैटेगरी से आता हूँ, वो भी आते हैं कुछ। उनका कैसे सिलेक्शन हो गया, मेरे कैसे नहीं हुआ? जबकि तीनों पेपर पहले लीक हो रहे थे, तीनों पेपर। तो संविधान आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समान न्याय मिलने से, तो पेपर बिका तो सबको दो, हमें भी दो जोइनिंग 68 हमें भी दो जोइनिंग। वो क्यों कह रहे कि हम मेहनती है? हम नहीं मेहनती। मेरे 10-15 दोस्त ऐसे हैं जो 77, 76, 75 नंबर ला के बाहर हो के। मेरी 68 नंबर थी 3rd शिफ्ट में। अगर 2 नंबर बढ़ जाती है, 3 नंबर बढ़ जाती है, जैसे इनकी बढ़ के 5, 6 नंबर, हमारे घट गए, और तो मेरा भी सिलेक्शन होता आज। तो कौन मेहनती कौन है? मैं आपकी भावना समझता हूँ। मित्र, आप कुछ क्या मैं सुन रहा हूँ, बहुत सी डिबेट मैंने सुने हैं। इन डिबेट में कहा जा रहा था कि जो मेहनती बच्चों को ज्वाइनिंग दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि मेहनती बच्चे जो भी हैं, इन्होंने पेपर एक तो नहीं दिया हुआ। मेहनती बच्चा केवल एक पेपर नहीं देता है, पेपर बहुत सारे पेपर देगा। क्या कहते हैं, उससे क्लर्क देगा, लोअर पीसेस देगा। एक पेपर देने के लिए कोई नहीं आएगा, केवल वीडियो का पेपर देने तो नहीं आएगा। अगर तुम कहते हो कि ज्वाइनिंग दो, तो कैसे सेपरेट करोगे? तो उसका मेन आंसर है कि वो हर जगह सिलेक्टेड हुआ होगा वो बंदा, क्योंकि वो वीडियो क्वालिफाइंग किया हुआ है, तो और जगह भी क्वालिफाइंग किया होगा। पीसीएस मेंस देगा, लोअर पीसीएस मेंस देगा, और बहुत सारे फॉर्म उसने भरे होंगे और सिलेक्टेड भी हुआ होगा। जो वीडियो में सिलेक्टेड हुआ है तो वहाँ भी सिलेक्टेड हुआ होगा। जो बहुत सारी डिबेटों में सुन रहा हूँ ना, कि ज्वाइनिंग उन बच्चों को दे देना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बंदा केवल एक ही पेपर नहीं देगा, उसने बहुत सारे पेपर दिए होंगे, और जो क्वालिफाइंग किया होगा तो सब हम कह सकते हैं कि वो बंदा सही है। ठीक है मित्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब पेपर रद्द हो, ठीक है ना। बाकी जो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो करेगा अपनी मांग, उनका भी अपना कहना अपनी जगह, वो ठीक है। हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है कि मतलब ये पेपर रद्द होना चाहिए, उसमें मतलब इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, आपके सामने सब चीज़ें कलई खुल चुकी है, तो कुल मिलाकर के पेपर को रिजेक्ट कर दिया। अब एक आखिरी सवाल गरिमा जी और भट्ट जी, लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका है, आप लोग बाउंड करिए ना गवर्नमेंट को कि वो एक्शन ले। हमने समय मांगा है, आज ही माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा भी हुई है इस विषय में, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांग रहे हैं, गवर्नर साहब से भी समय मांग रहे हैं, उनसे इंटरवीन करने के लिए हम करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है भट्ट जी, जो बॉबी ने भी कही, कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ये नहीं कह सकती है कि घपले की जांच होने तक सारी भर्तियां रोक दी जाएंगी। सारे विभागों में कर्मचारियों का टोटा पड़ा हुआ है, एक एक कर्मचारी पर 6-6 कर्मचारियों का बोझ आ चुका है। तो ऐसे में आप भर्ती प्रक्रिया नहीं रोक सकते। आप कब तक स्टैंड स्टिल पर पूरे प्रदेश को डाल देंगे? अगर आप प्रचंड बहुमत हैं तो फिर आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए।
आप ये नहीं कह सकते कि इस साल केवल सड़क का काम होगा, बेरोजगारों वेट करो, इस साल केवल अस्पतालों का काम होगा, महंगाई कैन वेट। ऐसा नहीं होता। सरकार को समग्रता में, टोटलिटी में काम करना पड़ता है और सारे वर्गों का ख्याल रखना होता है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया को रोकना इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, लास्ट कमेंट भट्ट जी। मेरा ये कहना है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिनकी उम्र 38 साल की है, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाए। यदि ये भर्ती कैंसिल होती है तो तुरंत अविलंब दोबारा पेपर कराया जाए और विद इन ए मंथ इसका रिजल्ट निकाला जाए, ताकि वो बच्चे जो सरकारी सेवा से वंचित हो जाएंगे उम्र में, उनको वो मौका मिले। ठीक है, रतुरी जी लास्ट कमेंट। मेरा तो यही कहना है कि ईमानदार अगर सरकार है तो पूरी तरह न्याय व्यवस्था से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए और प्रक्रिया बंद नहीं होती, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाओ, साफ सुथरी करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर जो बात निकल कर आई है, सब लोग कह रहे हैं कि साहब इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जब ये इंटरस्टेट है तो इसमें बड़ी इंक्वायरी रोल में आ जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सच है कि करप्शन वो किसी भी तरह का है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आज जरूरत है। अगर उत्तराखंड बचाना है तो इस भ्रष्टाचार से लड़ना ही होगा, और वो लड़ सकते हैं, हमारे राजनेता वही इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। बशर्त है उन्हें ये कसम खानी होगी कि साहब हम वाकई प्रदेश के हित में इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, और किसी ने समझा इसे सिर्फ 2 बूंद पानी। तो इन युवाओं के आंसुओं को सिर्फ 2 बूंद पानी ना समझकर, अगर इनकी आंखों का सैलाब उतर गया जमीन पर तो बड़े बड़े हुक्मरान टूट जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से जांच हो, और बड़े मगरमच्छ जो आज हर उत्तराखंडी कह रहा है, छोटों को भी पकड़ो लेकिन बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ो, उनको भी जेल में डालो। जिन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है उनका भी पता लगाओ। इतनी जगह ईडी जा रही है, कुछ ईडी उनके घर में भी भेज दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग की इस खास पेशकश को देखने के लिए।